others. So yesterday we learned about GST first, cash discount and trade discount next. Today we are going to solve one practical question from the textbook, page number 85, question number 3. Here they say, past journal entries in the books of Ashok General Stores. Friends, as you all understand, we are passing journal entries. तो एक जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं दोस्तों? How many columns does a journal have? Yes, very good. There are 5 columns. I want everyone to participate in my regular questions so that you can understand what is being happening and where are the newer ones. ये तो इन लोगों ने तो 200 जर्नल बनाया है, इनको आता है सब. जिनके लिए हम लोग का मेहनत चालू है उन लोग किधर है? Take particulars, ledger folio, debit rupees and credit rupees. कहाँ है हमारा नया गैंग? नहीं दिख रहे मुझे अभी तक किसी का हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ नहीं आया. श्रेया गाड़ीगांवकर, तन्वी शुक्ला, अभिषेक तिवारी, अभिषेक जादव, वैष्णवी अय्यर. अलर्ट रहो. यस मंजीश. आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट. चलो 2019 में फर्स्ट मैं एंट्री दिखाएगा लिखाएगा, लेकिन कोशिश आप लोग भी करो मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे आपको आएगा नहीं. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्या बोला है हम लोगों को? रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. मैंने कल ही आपको सिखाया था. ऑन बिहाफ ऑफ मतलब जिसका नाम बिहाफ में होता है ट्रांजैक्शन, वही हम लोग रिकॉर्ड करते. तो हम लोगों को पैसा मिला राम से, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ भरत. तो सोचो क्या जर्नल एंट्री आएगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? Shreya Bhausar says cash account debited to Ram's account. What about others? What do you think? Manjeet says cash account debited to Bharat's account. क्या बात है, वेरी गुड. तन्वी भी वही बोलती है, श्रेया भी वही बोलती है. तो एक जूना स्टूडेंट बोल रहा है कैश टू राम, बाकी सब नए लोग बोल रहे हैं कैश टू भरत. 42 लोगों में से 4 जन का जवाब आया. अदर्स कैन स्टार्ट राइटिंग देयर आंसर्स. अभिषेक तिवारी सेज कैश टू राम. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट. सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में जो है कुछ लोगों को बोला कि जो नए बोल रहे हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, बाकी लिखना सबको है. सो मत जाओ बात करते करते. कैश टू भरत. ओके साक्षी, वेरी गुड. ऑन बिहाफ ऑफ कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको लेक्चर में याद रहेगा. तो ऑन बिहाफ ऑफ अगर आया मतलब जिसके बदले में हमको मिलता है वो हमारे लिए ज्यादा बरोबर है. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू भरत अकाउंट. भले ही राम लाके पैसा दे रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है कि ये पैसा भरत ने दिया है. तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकता है कि राम को हम जानते हो न जानते हो, राम लोकल आदमी हो. बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. हमारा डेटर एक्चुअली भरत है. तो 2-3 जन का स्टार्टिंग में स्पेशली भावसार तेरा रॉन्ग हुआ है. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000. तो मैं बोलेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. नरेशन आपको हर ट्रांजैक्शन के साथ लिखना है. बीइंग गुड्स परचेज 55,000. Next
बोलता है 8 तारीख को पेड फॉर सैलरी में, मान के चलो ना आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज आता है करके, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 8000। जहां पर मुझे रुकना है, जहां पर मुझे पूछना है, मैं वही पूछूंगा दोस्तों। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट, तो एंट्री आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू गणेश अकाउंट, amount will be 30,000. Sold goods to Mrs. Neha ₹60,000 on credit 17 तारीख को, तो एंट्री आएगा नेहाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ₹60,000। मेरे साथ में हो सब लोग? Are you all understanding the journal entries? If I am going fast, please do let me know कि सर फास्ट हो रहा है करके। Now it says purchased machinery worth ₹80,000 at 12% GST and amount paid by check। 20 तारीख को हमने मशीनरी खरीदा, मशीनरी के साथ जीएसटी भी भरना पड़ा, तो एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ हमेशा आएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और पेमेंट चेक से हुआ तो कौन सा अकाउंट लिखने का दोस्तों? दूसरा अकाउंट लिखने का बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट इज डन बाय चेक। ओके, मशीनरी कितने रुपीस का था? दैट रिफरेंस विल बी सेम 80,000। नाउ 80,000 का 12%, 8 12 96, यस 9,600। उसका हाफ 9,600 का हाफ करोगे तो 4,800। ऐसा अमाउंट डिसाइड होता है, समझा के सबको? कल हम लोगों ने एग्जाम्पल में ये लिया था। पेड टू एसडीएन सन्स बाय चेक, पेमेंट हुआ है एसडीएन सन्स को, तो 25 तारीख को आएगा एसडीएन सन्स अकाउंट डेबिटेड। कैसा पेमेंट हो रहा है? थ्रू चेक, यानी लिखोगे कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। अमाउंट विल बी 30,000। देन फ्रेंड्स 28 को रिसीव्ड कमीशन होता है, नाम दिया रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। इनकम एक्सपेंस में हमको नाम नहीं लिखना है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट 10,000। 30th को पेड रेंट, सो इट विल बी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 5,000। And then it says purchase shares of Atul Company Limited through Demat account। 31st को अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ तो you can say shares account और you can say investment account। शेयर्स को दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट, कोई भी लिखो चलेगा। Through paid through Demat account is basically बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुआ है and the cost of the shares is ₹10,000। सबको समझा क्या? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ, तो आप लोगों को ये फिलहाल अभी लिखने का जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है वो अगला क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी सी। Okay, we all come to question number 7 on page number 86, जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं। पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 7। I want all of you to be alert। बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहूंगा, उसका जवाब देते रहने का। Question number 7।
पेज नंबर 86, मिस्टर वरुण। तो द बुक्स ऑफ मिस्टर वरुण, जर्नल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट इजी हो जाता है, इसलिए कॉपी कर लिया। वरुण के केस में हमको बोला है परचेज्ड मशीनरी ₹95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट। मेरे दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। नॉर्मल गुड्स का जब भी परचेज होता है एंड यू पे फ्रेट, तो इसमें दो अलग अलग अकाउंट आता है। एक तो गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट आता है, और फ्रेट पे किया तो फ्रेट अकाउंट आता है। लेकिन ये रूल एसेट्स के लिए नहीं होता। इफ एसेट्स आर परचेज एंड यू पेड द फ्रेट, याद रखना मेरे दोस्तों, एसेट्स हम लोग रोज नहीं खरीदते, एक आधा बारी जिंदगी में खरीदते हैं। सो इफ यू परचेज एन एसेट and there is certain expenses which are incurred along with purchase of asset, then the cost of the freight will be added to the cost of machinery. तो भले ही हमने 95,000 में मशीनरी खरीदा और 5,000 रुपया उसके फ्रेट में खर्चा किया, हमारा मशीनरी का कॉस्ट क्या होगा बोलो? Cost of machinery will be, यार सगळं चुकीचं बोलतोय बेटा तू, not 95,000 but 95,000 plus 5,000। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। It will be rupees 1 lakh। कहाँ से आया मुझे 1 लाख? 95,000 प्लस 5,000। नॉर्मल गुड्स और फ्रेट रहेगा तो सेपरेट जर्नल एंट्री विल बी पास। क्यों? रोज का काम है गुड्स खरीदना और उसके ऊपर फ्रेट भरना। लेकिन एसेट खरीदना, हम लोग जिंदगी में एक आधा एसेट एक ही बार खरीदते हैं। इसीलिए अगर कोई भी एसेट, मशीनरी होने दो, कल चल के शेयर्स होने दो, कोई भी एसेट हम लोग खरीद रहे हैं और उसमें कुछ खर्चा होता रहेगा, so the cost which is incurred or the expenses which are incurred will be added to the cost of the asset, and therefore the value of the asset will be not considered only 95,000, it will become rupees 1 lakh। अकाउंटिंग भाषा में ये खर्चे को बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और एक फॉर्मूला दिया गया है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एनी एसेट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, जैसे समझो तुम लोग गए यूरोप घूमने को, और यूरोप में तुमको एक मशीन अच्छा लगा, आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप बिजनेस टूर पे गए थे और आपको वहां पर एक मशीनरी अच्छा लगा। मशीनरी का कीमत था 20 लाख रुपया। आपने वो जो भी डीलर था उसको 20 लाख रुपया दिया, लेकिन यूरोप से लेके वो इंडिया लाने के लिए आपको और 4 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि ये मशीन कितने का पड़ा आपको, तो आपका जवाब क्या होगा? Definitely 24 lakhs। Very good Abhishek। So what you did, आपने जो खरीदा 20 लाख था, लेकिन वो यूरोप में है। आप जब तक उसके ऊपर होने वाला लोडिंग, अनलोडिंग, इंपोर्ट ड्यूटी, बाकी का खर्चा पे नहीं करोगे, तब तक वो अपने फैक्ट्री में आएगा ही नहीं, तब तक उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको उसको यूज करना है तो यू हैव टू पे दैट 4 लाख रुपीज which are incidental to the purchase of machinery। बोलो, सबको मेरा भाषा समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे यहाँ पर हम लोगों ने मशीनरी खरीदा 95,000 का,
खर्चा किया 5,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आप लिखते वक्त यू विल राइट रुपीज 1 lakh being purchased machinery and paid, क्या है वो, फ्रेट चार्जेस। आगे बढ़ू मैं, सब सोए आज, एकदम सुस्त हो। It says purchase goods for 1,50,000 and amount paid by bank। चलो जनरल एंट्री आप लोग बताओगे, गुड्स खरीदा और पेमेंट बैंक के द्वारा हुआ, क्या जनरल एंट्री आएगा? Purchase goods for rupees 1,50,000 and paid by bank। Come on friends, yes, very good, it will be purchases account debited। क्यों एक दो एंट्री आ रहा है, सब लोग पार्टिसिपेट करो। टू बैंक अकाउंट, कितने का गुड्स खरीदा हमने? 1,50,000। तारीख को परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ 1,80,000 एट 18% GST। तो लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप इज एन एसेट, लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST account debited to cash account। कैलकुलेट करो, 1,80,000 का 18% कितना होता है? 1,80,000 का 18%। वन लाख 80,000 का 18% कितना होता है दोस्तों? कैलकुलेट करो। What is 18% of 1,80,000? क्या है आज एकदम बैच सुस्त पड़ा है, जवाब आने को इतना टाइम लग रहा है। And why only 1 or 2 students are participating? I am very surprised। 47 लोगों में से 45 students यहाँ पर है and answer is given the only Shreya। I am observing since long time। ओके, नागेश एंड कंपनी, पेमेंट नाम दिया है तो नागेश एंड कंपनी आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे इसको। 32,400 का हाफ करोगे तो दैट विल बी 16,200। मैंने थोड़ा सा एरर किया था, आई जस्ट टुक इट एज अ कैश ट्रांजैक्शन, बट व्हेन नेम इज गिवन परचेज सेल में तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो दैट वाज माय मिस्टेक। तो टोटल करोगे 1,80,000 प्लस 32,400, तो इट विल बी 2,12,400। थोड़ा सा एक्टिव रहो सब लोग, एकदम सुस्त बैठो मत रहो। पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा इज नथिंग बट डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। एंट्री आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कोई बोलेगा सर मैं सिर्फ बैंक लिखूं तो चलेगा क्या? यस, वेरी मच चलेगा। जब हम लोग डबल कॉलम में रहते तो हम लोग बैंक का नाम लिखते भी नहीं है। पेड रेंट 4,000 एंड कमीशन 3,000, दोनों भी हमारे खर्चे हैं, रेंट भी खर्चा है, कमीशन भी खर्चा है, तो अलग अलग जर्नल एंट्री लिखा तो चलेगा, लेकिन दोनों में क्योंकि कॉमनली कैश जा रहा है हम लोग एक साथ उसको कंबाइन भी कर सकते हैं और
कंबाइन करके क्या जर्नल एंट्री आएगा मेरे दोस्तों? हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड, तारीख क्या है 12 तारीख, जो खर्चा है दोनों डेबिट हो जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट, रेंट अमाउंट रुपीज 4000, कमीशन अमाउंट रुपीज 3000, टोटल कैश कितना पेमेंट हुआ रुपीज 7000। बोलो सबको समझा क्या? Perfect. What it says next one is bought goods from Tushar and Company. हमने goods खरीदा at rupees 1,20,000 at 12% GST and half the amount paid by RTGS. Now RTGS is nothing but paid through the bank. So if we are talking about October 15th का transaction, my dear friends, what is the value of purchases given as? Purchases is given as 1,20,000, ठीक है, उसमें आप बोलोगे add 12% GST, 1,20,000 का 12%, 12 are 144, yes, 14,400. So the total cost will become 1,34,400. Now 1,34,400 में से क्या हुआ बोलता है इन लोग? आधा पेमेंट कैश और आधा पेमेंट क्रेडिट। नहीं 7,200 नहीं, रुक जाओ भाई मत करो। आधा पेमेंट कैश, आधा पेमेंट क्रेडिट, बोलने का मतलब 1,34,400 का हाफ, 1,34,400 का हाफ कितना होगा? 1,34,400 का हाफ 2 6 are 12, 2 7 are 14 and this will be 7,200, 67,200। तो हाफ कैश हाफ क्रेडिट, समझ में आ रहा है क्या? मैं जब गुड्स कैश में खरीदेगा तो मैं बोलेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और जब मैं क्रेडिट में खरीदेगा दोस्तों, मैंने खरीदा किससे? तुषार कंपनी से, तो मैं बोलेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट। अब दोनों में परचेजेस कॉमन है, इसीलिए दोनों को कंबाइन किया जा सकता है और हमारे जर्नल में इसका एंट्री एक साथ 15 तारीख को हम लोग बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, लेकिन इसमें जीएसटी भी है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। इनपुट सीडीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसडीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट। क्या सिखाया? सबको समझा क्या? हमारा गुड्स का कीमत अगर हम लोग देखेंगे तो 1,20,000, उसमें 14,400 का आधा अभी इधर आएगा 7,200 पेमेंट हुआ कैश 67,200 एंड क्रेडिट 67,200। बोलो सबको समझा दोस्तों? 16 तारीख को बोलता है कैश परचेजेस 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक, कैश परचेज हुआ एंड अमाउंट पेड बाय चेक, तो एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
purchase account debited to bank account. Amount is rupees 50,000. Next it says invoiced goods to Satish. Now invoiced goods is nothing but sold goods. हमने सामान बेचा 80,000 का at 12% GST and amount received by check. तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स रहेगा तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. कितने का सामान था 80,000. 80,000 का 12% होता है 9,600. उसका हाफ होगा 4,800. यस, so total amount received will be 89,600. थोड़ा मैथ्स के लिए आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा. मे बी मैं जितना फास्ट बोलता हूँ उतना आपको जमेगा नहीं, बट फिर भी. नेक्स्ट इट सेज 25th को पेड टेलीफोन चार्जेस रुपीज 90,000. एंट्री बनेगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अमाउंट विल बी 90,000. 27 तारीख को बोलता है मिसेस वर्षा ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस वर्थ रुपीज 90,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट. तो हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट आएगा अक्टूबर 27 तारीख को. ट्रेड डिस्काउंट आया तो मैंने बताया वी हैव टू यूज वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस. वर्षा ने गुड्स खरीदा, मतलब हमने क्या किया, हमने गुड्स बेचा. हमने क्या किया, गुड्स बेचा. तो आएगा ग्रॉस सेल्स अमाउंट रुपीज 90,000. ग्रॉस सेल्स निकलेगा इधर. गड़बड़ मत करना, बहुत सारे लोग बॉट गुड्स में गड़बड़ कर देते हैं. किसने खरीदा वो देखो. लेस 12% ट्रेड डिस्काउंट. बोलो 90,000 का 12%. 9 12 108. So that would be 10,800. Yes. माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट सेल्स 79,200. तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, वी विल रिकॉर्ड ओनली 79,200. वर्षा को गुड्स बेचा. एंट्री आएगा वर्षा's अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट रहेगा 79,200. Is that clear with everybody? ट्रेड डिस्काउंट आया तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कल सिखाया था आप लोगों को. फिर बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स 1,50,000 एट 18% GST. तो कैलकुलेट करो 1,50,000 का 18%. एंट्री आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट. करो कैलकुलेट. 1,50,000 का 18% सॉरी 1,50,000 का 18%. सब लोग कैलकुलेट करो. अमाउंट बताओ कितना आ रहा है. कैलकुलेट 18% ऑफ 1,50,000 तो 27,000 का हाफ. दैट वुड बी 13,500 and total would be 1,77,000. 30 तारीख को क्या हुआ बोलता है पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक. तो अक्टूबर 30 तारीख को अक्टूबर 30
तारीख को अमाउंट पेबल टू मिस्टर अभिजीत एंड सन्स इज 1,77,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। 1,77,000 का 10% होगा 17,700। 1,77,000 का 10% होगा 17,700। तो अमाउंट पेड, अगर आप 1,77,000 में से 17,700 माइनस करोगे तो बोलो कितना आने वाला है? 1,59,300। यस, वेरी गुड अभिषेक। बोलो, हमने पेमेंट किया अभिषेक एंड सन्स को और डिस्काउंट मिला तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, 20 बनेगा। अभिषेक एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, which will be 1,77,000। अभिजीत, ओके, अपना अभिषेक पढ़ के मैं अभिषेक लिख दिया। अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,59,300 टू डिस्काउंट अकाउंट 17,700। बोलो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी, तीनों लॉजिक, तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? एंड लास्ट में पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज, दोनों भी खर्चा है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट इज 8,000, brokerage is 12,000, to cash account 20,000। तो आज मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करके दिखाए हैं। दिस वाज जस्ट फॉर 30 अक्टूबर को चेक है। अच्छा, थैंक यू वंस अगेन। बैंक आएगा, कैश से बैंक आएगा। So what I was telling is, these are 2 just examples। इससे आपका जर्नल खत्म हो गया करके हम लोग कभी भी बोल नहीं सकते। आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। जिन लोग को सीखना है, जिन्होंने पहले नहीं किया है, टेक्स्ट बुक ले लो हमेशा, या ऑनलाइन, वो तो मैं बोलता हूँ हमेशा फ्री अवेलेबल होता ही है। ऑनलाइन से आप इसको डाउनलोड कर लो एंड एंश्योर दैट यू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। जितना करोगे जर्नल, ये सब्जेक्ट का जान, मैं कोई भी चैप्टर सिखाऊं जर्नल एंट्रीज के बेस पर ही सिखाता हूं। तो जर्नल जितना अच्छा स्ट्रांग तुम्हारा रहेगा उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा।